फ्रेंड्स, आज सभी स्वागत है आईजी टॉपिक क्लास में। जो भी क्लास 9 के स्टूडेंट है उन सभी का हिंदी का एग्ज़ाम है। एनुअल एग्ज़ाम कब है आपका? 11 मार्च और 12 मार्च 2024 को है। ठीक है, उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था जिसमें हमने आपको 9 चैप्टर तक आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बता दिए थे। जो उसके बाद के चैप्टर बचे वो सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट कर दिए जाएंगे। और ये वीडियो अगर आपने देख ली तो बहुत से क्वेश्चन इनमें से रिपीट होकर आएंगे और हर बार आते हैं, तो देख लेना, बहुत अच्छे आपके मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बटन प्रेस कर दो और चैनल से जुड़ जाओ, आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहेगी। ये आपका आखिरी पेपर है, उसके बाद क्लास 10 की तैयारी एकदम ताबड़तोड़ तरीके से करवाई जाएगी आपकी। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर बटन प्रेस कर दो और वीडियो को सबसे इंपॉर्टेंट लाइक करो ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास अभी, और एंड तक देखना। अगर अभी वीडियो एंड तक देख ली तो पूरा समझ जाओगी क्योंकि ये वीडियो बस 15 से 20 मिनट की होगी और आपको सारी क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो शुरू करते हैं, एंड तक देना तभी आप समझ पाओगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका 10वां चैप्टर है जिसका नाम है वाक। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रस्सी यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। ठीक है, ये अब ये इसका आंसर क्या होगा? आप देखते हैं रस्सी यहाँ पर मानव के शरीर के लिए प्रयुक्त हुई है और यह रस्सी कच्ची तथा नाशवान है, अर्थात यह कब टूट जाए यह कहा नहीं जा सकता। भक्ति रूपी रस्सी के सारे कवित्री ईश्वर तक पहुंचना चाहती है लेकिन वह माध्यम अभी कमज़ोर होने से उसे असफलता मिल रही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? ये इंपॉर्टेंट है। अब इसका आंसर क्या होगा कि क्या तात्पर्य है कवित्री का घर जाने की चाह से? तो इसका तात्पर्य यह है कि कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है प्रभु से मिलना, यानी वो प्रभु से मिलना चाहती है और कवित्री इस भवसागर को पार करके अपने परमात्मा की शरण में जाना चाहती है, अर्थात आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है। वह संसार माया मोह में भटकना नहीं चाहती है, यानी उसका तात्पर्य यह है कि वह प्रभु के शरण में जाना चाहती है, प्रभु से मिलना चाहती है और जो अपनी शारीरिक मोह माया है ना उससे दूर रहना चाहती है। ठीक है, ये है इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते ये भी है, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? ये आपका वैसे तो आएगा नहीं पर बाकी कर लो ये। ठीक है, बाई चांस आ गया तब कर भी पाओगे आंसर, तो इसलिए समझ लो इसका क्या होगा। तो इसमें बोला है कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहा है क्योंकि कवित्री सांसारिक तथा मोह के बंधनों से मुक्त नहीं हो पा रही। ऐसे में प्रभु भक्ति सच्चे मन से नहीं कर पा रही है। जैसे कच्ची मिट्टी के सरोकरे में रखा जल ज़्यादातर देर ठहर नहीं पाता, उसी प्रकार कवित्री के प्रयास अभी भी कच्चे हैं। ये बोला गया जिस प्रकार जो मट होता है ना, कच्चे मिट्टी के सकोरे, उसमें जब जल रखते तो वो ज़्यादा देर तक ठहर नहीं सकता, उसी प्रकार कवित्री कभी प्रयास कच्चा है, इसी वजह से वह उसे मुक्ति के प्रयास भी विफल हो पा रहे हैं। ठीक है, ये होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा ये रहा, बंदर देखते बंद द्वार की साकल खोलने के लिए गधन ने क्या उपाय सुझाया? तो उपाय का सुझाया, तो यहाँ पे देखते उपाय यह सुझाया कि भोग विलास और त्याग के बिना संतुलन बनाए रखते हुए मनुष्य को सांसारिक विषयों में ना तो अधिक लिप्त और ना ही उससे विरक्त होना चाहिए। अज्ञान ही बंद द्वार की संकलन है। देखते अंततः यह बाह्य इंद्रियों पर नियंत्रित रखने की मुक्ति मिल सकती है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर से। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है बस ये आखिरी, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? तो ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय है जिसने आत्मा और परमात्मा के संबंध को जान लिया हो। कवित्री के अनुसार ईश्वर का निवास तो हर एक कण कण में है, परंतु मनुष्य इसे धर्म में विभाजित कर मंदिर मस्जिद में खोजता फिरता है। वास्तव में ज्ञानी तो वह है जो अपने अंतःकरण में ईश्वर को पाता है। ठीक है, पा लेता है। बस यही है इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट। ठीक है, बिल्कुल आसान, तो यही आपका आंसर लिख के आने इनके। ठीक है, उसके बाद ये अगला चैप्टर आपका 11वां जिसका नाम है देखते हैं रखान। ठीक है, रस खान है सेवैया पार्ट का नाम है आपका। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है? इसमें पहले ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होकर आता है, तो इस पे निशान लगा लो। ठीक है, यहाँ पे देखते ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में व्यक्त हुआ है? ये आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते किन किन रूप में व्यक्त हुआ है। ब्रज भूमि से लगाव के कारण उन्हें प्रभु देखते पशु पक्षी पत्थर कुछ भी बनना स्वीकार है क्योंकि इन सब के साथ कृष्ण की स्मृतियाँ जुड़ी है। जैसे मनुष्य के रूप में ग्वाला बनकर नंद बाबा की देखते गायें चराना चाहते थे। ठीक है, चराना
चाहते थे। पशु का जन्म मिले तो वह देखते नंद की गायों में से एक बनना चाहते हैं। पक्षी बने तो कदम्ब के पैरों पर बैठकर कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद उठाना चाहते हैं। और वह उसे गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं जिसे कृष्ण ने अपनी उंगलियों पर उठाया। ठीक है, ये सारा आपका कृष्ण के प्रति है चैप्टर। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण था। कारण आपको बताना है, तो यहाँ पे जैसे सिंपल सा कारण होगा। इसमें कारण क्या होगा कि कवि कृष्ण से जुड़ी हुई हर वस्तु से अत्यधिक प्रेम करता था। ब्रज में वन, बाग, तालाब में कृष्ण के नाना प्रकार की क्रियाएं देखते उन्होंने जो क्रियाएं की थी उसके उनकी मधुर स्मृतियाँ छिपी है। ठीक है, देखते उन्हें कवि निरंतर निहारना चाहते हैं क्योंकि उन्हें देखकर अनुपम सुख की अनुभूति होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीवन यहाँ पे देख सकते ही रहा, सखी ने गोपियों से कृष्ण का कौन सा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्द में वर्णित कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्यों कहता है कि देखते सखी गोपियों से कृष्ण का मोहक रूप धारण करने का आग्रह किया। मोहक रूप, ठीक है, उस देखते सखी गोपियों से वही सब कुछ धारण करने के लिए कहती है जो कृष्ण धारण करते हैं। देखते आग्रह किया था कि वह कृष्ण के जैसे समान सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करे, गले में गुंजों की माला पहने, जैसे पीले वस्त्र और जैसे हाथों में लाठी थाने, वन में गाय को चराने जाए। ठीक है, किंतु बांसुरी कदापि ना धारण करे। ठीक है, कि बांसुरी सिर्फ कृष्ण की। ठीक है, इस प्रकार से यही आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बनता है, तो इसमें आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यही वाला। तो इससे चौथे सवैये के अनुसार गोपी अपने आप को क्यों विवश पाती है। सबसे इम्पोर्टेंट, ये हर एक कभी कभार पूछा जाता है तो इस बार भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आप दे सकते हैं चौथे सवैये के अनुसार कृष्ण का दे सकते हैं गोपी अपने आप को क्यों विवश पाती है। इसलिए विवश पाती है क्योंकि कृष्ण का रूप अत्यंत मोहक है तथा उनकी मुरली की धुन बड़ी मादक है। इन दोनों से बचना गोपियों के लिए अत्यंत कठिन है। देखते यही इसका आंसर होगा। ठीक है, बस इस चैप्टर से इतना ही है। अब अगला चैप्टर देखते हैं। उसके बाद ये 12वां चैप्टर देखते हैं, माखन लाल चतुर्वेदी का है, ये कैदी और कोकिला। ठीक है, इससे कौन सा पूछा जाएगा। यहाँ पे देखता कोयल की कुक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी पूछ लिया जाए तो आंसर क्या लिखना है ये समझ लो इसका। ठीक है, देखते कोयल की कुक सुनकर कवि को ऐसा लगा जैसे कोयल उसके लिए कोई महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हो अथवा उसकी कोई व्यवस्था हो। इसी कोयल ने सुबह होने का भी इंतजार नहीं किया, अन्यथा वह असमय इस प्रकार न कूकती। ठीक है, ये आंसर होगा। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट है यह, कवि ने कोकिल के बोलने की किन कारणों की संभावना बताई है। ये आपका आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या संभावनाएं बताइए। पहला, कोकिला शायद किसी का संदेश पहुंचाना चाहती है। उसने दावानल की अर्थात क्रांति की ज्वालाएं देख ली जिससे वह बावली होकर वह चीख रही है। रिश्ते समस्या गंभीर है इसलिए वह सुबह होने की प्रतीक्षा नहीं कर पाती। ये सारी है। ठीक है, स्वतंत्रता का गीत सुनकर क्रांतिकारियों के मन में देश प्रेमी की भावना को और मजबूत करने आई है ये। ठीक है, उसके बाद इसमें यह वाला इंपॉर्टेंट है कि इस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। ये आपका इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आज तक आया ही नहीं है, बाकी आ गया तो इसका आंसर क्या लिखना है देखो। अंग्रेजी शासन की तुलना कवि ने तम के प्रभाव से की गई है क्योंकि अंग्रेज शासन प्रणाली अन्यायपूर्ण थी। ठीक है, इनकी जो शासन प्रणाली थी ना अंग्रेजों की, वो अन्यायपूर्ण थी। ब्रिटिश शासन का स्वरूप भी अंधकार की क्रांति कालिमा से युक्त था। ठीक है, अंधकार की क्रांति थी। वह हमारे देशवासियों पर अनेक प्रकार की जुल्म ढा रहे थे। बाद की स्वतंत्रता के लड़ने वाले को चारों ओर अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद ये आखिरी, इस चैप्टर का आखिरी, कविता के आधार पर पराधीनवाद की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, यंत्रणाओं का इसका वर्णन करना है आपको। ठीक है, इसके वर्णन क्या होंगे, बस 6। ठीक है, इनमें से आप कोई भी 4 से 5 लिखाना। जैसे कि कैदियों से पशु की तरह काम कराया जाता था। ठीक है, जैसे अंधेरे कोठरियों में कैदियों को जंजीरों से बांध कर रखा जाता था। जैसे पेट भरकर खाने को नहीं दिया जाता। ठीक है, पीने के लिए जल भी नहीं दिया जाता था। क्रांतिकारियों को चोर लुटेरे डाकू के साथ रखा जाता था। ये आप क्या है। ठीक है, यही बस। ठीक है, यही आप कहेंगे इस चैप्टर से। बाकी 1-2 देख लेते हैं कि ठीक है, जाके आपको पता चले इसमें से 1-2 आए तो वो भी इसके आंसर कर पाओ। तो इसमें यहाँ पे दे सकते हैं आएगा तो इसमें से 1-2 क्वेश्चन और आएंगे जो कि यहाँ पे दे सकते हैं। कड़ियों को गहना क्यों कहा गया, ये आपका इंपॉर्टेंट है।
एक दो बार पूछा गया है, ठीक है, इसलिए हम करवा देते हैं। या हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? क्योंकि कवि के लिए लोहे की हथकड़ियाँ गहने के समान है। कभी अंग्रेजी सरकार द्वारा पहनाई गई उन बेड़ियों को बंधन नहीं समझता है, बंधन नहीं समझता जो अंग्रेजों ने उनको पहनाई थी, ठीक है, क्योंकि उन्हें किसी गलती कार्य के लिए ये बेड़ियाँ नहीं पहननी है, ठीक है, यानी उनकी कोई गलती नहीं कि वो पहने, ठीक है, इस प्रकार से बोला गया। ये उनके लिए गौरव की बात है, इसलिए कवि ने हथकड़ियों को गहना कहा। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, हर बार पूछा जाता है, ठीक है। और ये आखिरी बस खत्म इस चैप्टर से। कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? बस ये आखिरी है, ठीक है। कवि को कोयल से ईर्ष्या का मुख्य कारण है उसकी स्वच्छंदता है। वह खुले आकाश में जैसे स्वतंत्रता से उड़ना भर रही है, ये स्वतंत्रता से उड़ान भर रही है आकाश में, ठीक है। और कवि जेल की 10 फुट वाली काल कोठरी में बंद है। कोयल गाकर अपनी आनंद को प्रकट कर रही है, और कवि के लिए तो रोना भिवाड़ गुनाह है, जिसके लिए उसे दंड भी मिल सकता है, ठीक है। ये बस इस चैप्टर से इतना ही। अगला चैप्टर देखते क्या है। उसके बाद है सुमिता नंदन पट ग्रामश्री। बस इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको यहाँ पे दे सकते हैं। पहला, कवि ने गाँव को हरता जन मन क्यों कहा है? ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आगे तो आंसर कैसे लिखना है ये देख लो, ठीक है। इसमें यहाँ पे देख सकते कवि ने गाँव को हरता जनमन इसलिए कहा है क्योंकि हरे भरे गाँव की शोभा अनुपम है, चारों तरफ हरियाली होने के कारण जनमानस प्रसन्न है। गाँव का ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य सभी के मन को छूता है, बस, ठीक है। उसके बाद इसमें 1 से 2 क्वेश्चन बता देता हूँ जो आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हो, ये रहा। कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन किया गया? ये आपका आ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जैसे कविता में वसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन किया गया। इसी ऋतु में पूर्व पेड़ों से पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, उन पर नई नई कोपले पत्तियाँ फूल फल आने शुरू हो जाते हैं। जैसे फसलों तथा सब्जियों के फलने फूलने का भी यही समय होता है। खेतों में सरसों लहलाने लगती है, ठीक है, चारों ओर मनोरम वातावरण होता है ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये गाँव को मरकट डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया? बस ये आखिरी क्वेश्चन है इससे। क्यों कहा है? क्योंकि देखते खेतों में हरियाली छाई हुई है, विविध प्रकार की फसलें लहरा रही है, कहीं फूलों पर रंगीन तितलियां मंडरा रही है, चारों ओर फलों फूलों की सुगंध बिखरी पड़ी है। सूरज की स्वर्णिम धूप से निकलता सौंदर्य इस हरितिमा में चमक पैदा करता है। इसी हरितिमा को दर्शाने के लिए गाँव को मरकट डिब्बे सा खुला कहा है। बस ये आखिरी, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर से आपके कोई नहीं पूछे जाएंगे, बस यही क्वेश्चन थे। अब अगला चैप्टर से देखते हैं। उसके बाद ये आपका 15वां चैप्टर है जिसका नाम है मेघ आया। अब इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है? इससे आपके 4 से 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका पक्का पूछा जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट। पहला, बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिविधि गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया, यानी इसमें जो बादल आने के बाद जो प्रकृति में बदलाव होते हैं ना, उनके बारे में कवि ने क्या चित्रित वर्णन किया है, वर्णन आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बादलों के आने की सूचना देने के लिए ब्यार रूपी नवयुक्ति नाचने गाते देती हुई चलती है, ठीक है। उसके आगमन की सूचना से घर की खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं। पेड़ रूपी ग्रामीण द्वारा बादल रूपी मेहमान को गर्दन ऊंची कर देखना, आंधी का आना, धूल का उड़ना, नदी रूपी स्त्री का थिटकना, बाकी नज़र से देखना, यही आपकी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे जैसे स्वागत में तालाब रूपी सेवक का परात भर पानी आना, बस ये, ठीक है। उसके बाद इसमें 2 से 3 और देख लेते हैं। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? ये आपका इम्पोर्टेंट जैसे ही है। अब इसका आंसर क्या है कि लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? तो इसमें लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओट में देखा, क्योंकि एक तो वह बादल को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी और दूसरी ओर वह बादलों के देरी से आने के कारण रुठी हुई भी थी, ठीक है, ये, ठीक है। उसके बाद इसमें यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे मेघ के लिए बन ठन के सवर के आने की बात क्यों की गई है? ये आपका इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1-2 बार आए, इस बार भी आ सकता है, ठीक है। देख सकते हैं बन ठन की बात क्यों की गई है? क्योंकि कवि ने मेघ को सजीवता लाने के लिए उनके बन ठन के सवर की बात की है। जब दामाद बहुत दिनों के बाद ससुराल जाते हैं तो वो बन ठन के सवर के जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मेघों के भी बहुत दिनों बाद आने से उन्हें बने सवरे में देर हो गई थी, इसी कारण से, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इसमें आप देख सकते हैं, उसके बाद इसमें कौन सा इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहता है, ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार आया था हमारे में भी, ठीक है।
तो यहाँ पे देखते हैं बहुत साल पहले आया था, तो इस पर भी आपका आ सकता है। तो इसका आंसर क्या है कि पीपल के वृक्ष की आयु सभी वृक्षों में अधिक होती है। हिंदू संस्कृति में पीपल की पूजा की जाती है, इसी कारण गाँव में पीपल वृक्ष का होना अनिवार्य और शुभ माना जाता है। इसलिए पुराना और पूजनीय होने के कारण पीपल को बड़ा बुजुर्ग कहना उचित है। ठीक है, बस ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये वैसे पढ़ लो कि जैसे कविता में जिन रीति रिवाजों का मामलिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन कीजिए। आपको इंपॉर्टेंट है, बाकी आ सकता है। इसमें आंसर क्या लिखोगे कि गांव में मेहमान चाहते किसी के भी घर आए, परंतु उत्सुकता और उल्लास पूरे गांव में होती है। सभी लोग अपने अपने तरीकों से मेहमान के स्वागत में जुट जाते हैं। गाँव की स्त्रियाँ मेहमानों से पर्दे करने लगती है, बुजुर्ग झुझक कर उनका स्वागत करते हैं, पैरों को धोने के लिए प्रात में पानी लाया जाता है। इस प्रकार से ये आपका होगा। ठीक है, बस इस चैप्टर से इतनी है। अब अगला चैप्टर देखते हैं। उसके बाद ये आपकी बुक का आखिरी चैप्टर है 17वां, राजेश जोशी। ठीक है, ये आपका नाम, इस चैप्टर का नाम क्या है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। ठीक है, ये है। ठीक है, लेखक का नाम क्या है, राजेश जोशी। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है। तो यहाँ पे ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी पढ़ लो कि कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से अपने मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उस देखते उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। बस ये आप यहाँ पे देखते इसमें क्या होगा कि कवि की पहली 2 पंक्तियों में पढ़ने पर हमारे मन और मस्तिष्क में बाल मजदूरी का चित्र उभरता है। मन में ये विचार आता है कि कब इन बच्चों के नाजुक कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ रहेगा, देखते हैं उनका बचपन शोषित होने रहेगा। ठीक है, शोषित होता रहेगा, कब हमारा भारत सही मायनों में एक संपन्न और प्रगतिशील देश कहलाएगा, जहाँ हर एक बच्चा काम पर जाने के बजाय पाठशाला जाएगा और अपने सपनों को साकार करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जैसे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चों के वंचित रहने के मुख्य कारण सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक मजबूरी है। समाज के गरीब तबके के बच्चों को ना चाहते हुए भी अपने माता पिता का हाथ बटाना पड़ता है, कि ना चाहते हुए भी उन्हें बटाना पड़ता है। ठीक है, हाथ। जहाँ जीविका के लिए इतनी मेहनत करनी पड़े वहाँ सुख सुविधाओं की कल्पना करना असंभव सा लगता है ये। ठीक है, उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते ये है अपने देखते आपने अपने शहरों में बच्चों को कब कब और कहाँ काम करते हुए देखा है। ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी इसका देख लो। मैंने अपने शहरों बच्चों को चाय की दुकान, होटलों, ढाबों में बर्तन साफ करते हुए, रास्ते पर लगे हुए ठेलों पर, घरों में काम करते घरेलू नौकर के रूप में, इन सब के रूप में देखा है। ठीक है, उसके बाद ये है बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसका क्या लिखोगे, बच्चे किसी भी देश समाज के भविष्य का आईना है, उसकी प्रगति का एक अहम हिस्सा होता है। यदि समाज के इस महत्वपूर्ण अंग को उचित देखभाल और अवसर प्रदान नहीं किया जाए तो समाज प्रगति नहीं कर पाएगा। ठीक है, सभी बच्चे एक समान होते हैं, उन्हें अनेक देखते हैं उन्हें उनके बचपन से वंचित रखता है, अपने देखते अपने आप में घोर अपराध तथा अमानवीय कर्म है। इसलिए बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान ही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते ये, उसके बाद इसमें यही आपकी इंपॉर्टेंट थी इस चैप्टर से। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर से कोई इंपॉर्टेंट है, बस इतनी की इंपॉर्टेंट है। अब अगली दूसरी बुक पर चलते हैं। ठीक है, C30 हमारी बुक कंप्लीट, उससे ये आएगा। उसके बाद दूसरी बुक है कृतिका, उससे आपके 3 चैप्टर आए। ठीक है, 3 चैप्टर में से पूछे जाएंगे। पहला आपकी कृतिका का पहला चैप्टर इस जल प्रलय में। ठीक है, इससे कौन सा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, हमने C30 की तो पूरे करवा दिए, उन्हीं में सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, वो कर लेना, एक बार चैप्टर पढ़ के जरूर चले जाना। ठीक है, उन क्वेश्चन से पूछे ही जाएंगे, बाकी एक बार चैप्टर जल्दी जल्दी पढ़ लेना ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, उसके बाद ये दूसरे हो गए कृतिका, इसमें आपका पहला चैप्टर, इससे इंपॉर्टेंट कौन सा है। ठीक है, इसमें पहले ये बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बाढ़ की खबर सुनकर लोग अपनी सुरक्षा के प्रबंध और अत्यावश्यक सामानों को जुटाने में लग गए। उन्होंने आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी, कंबल की जो गोलियां होती है, ठीक है, कंपोज की गोलियां, उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ठीक है, यही सारा आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। ये तो मनुष्य होने के नाते देखते हैं लेखक भी जिज्ञासा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखते हैं मनुष्य होने के नाते लेखक भी जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। उन्हें बाढ़ के कहर को कभी भोगा नहीं था, इसी कारण से वह देखना चाहते थे कि वह बाढ़ पर लेखक कहानी, रिश्ते, रिपोर्टाज आदि, ठीक है, आवश्यक लिख एवं पढ़ चुके थे। यानी जो उनके कहानियाँ थी ना, बाढ़ कैसे आती है, उन पर लेख, कहानियाँ, जो रिपोर्ट होते हैं, सभी को पढ़ा हुआ था। ठीक है,
इसी कारण से, परंतु किसी नगर में विशेषकर अपने नगर में पानी किस प्रकार घुसना है यह जानना उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव था, इसलिए वह देखना चाहते थे, उत्सुक थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों, इंपॉर्टेंट निशान लगा लो। ठीक है, बाढ़ के नियंत्रण बढ़ते हुए जल स्तर को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। बढ़ते हुए जल ने अपने तीव्र प्रवाह से भयानकता का संकेत दे दिया था। बाढ़ के इस बढ़ते हुए जल ने न जाने कितने लोगों के प्राण ले लिए और उन्हें बेघर कर दस्तक करके मौत की नींद सुला दिया। इस तरह जल के कारण लोगों को दस्ते बेमौत मरना पड़ा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये आखिरी है, आपदा के निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव बताइए। तो सुझाव क्या होगा कि आपदा संबंधित उपकरणों का उचित रखरखाव होना चाहिए, और जो आपदाओं से निपटने के लिए सभी को प्रशिक्षित दिया जाना चाहिए, शिक्षित देना चाहिए, शिक्षा की किस प्रकार से बचा जाए। ठीक है, यही होंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा ये रहा, खरीदी बेचते बिक्री बंद हो चुकी पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आखिरी चैप्टर का देख लो। इसमें उत्सुक लोग बाढ़ को देखने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे थे। ये बाढ़ से भयभीत नहीं थे बल्कि कौतूहल से युक्त थे। ऐसे समय पान उनके लिए आपस में बातचीत करते हुए समय गुजारने का सबसे अच्छा साधन था। वहाँ रेडियो होने से ताज़ा जानकारी मिल रही थी। इसी अन्य सामानों की दुकानें जहाँ बंद होने लगी वहीं पान की बिक्री अधिक होने लगी। ठीक है, बस ये आपकी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। अब अगले चैप्टर से देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। इससे आपसे दूसरा चैप्टर आपका मेरे संग की ओर, तो इससे आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन ही होंगे। ठीक है, जैसे कि ये पहला, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं फिर भी उनके व्यक्तित्व से वह क्यों प्रभावित थी। ठीक है, प्रभावित थी। तो इसका आंसर होगा, लिखा है कि नानी अपनी बेटी का विवाह एक क्रांतिकारियों से करने की इच्छुक थी। ठीक है, इसलिए नानी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से बेत की। ठीक है, उन्हें बेत में उन्होंने यह इच्छा प्रकट की कि वह अपनी बेटी से शादी किसी क्रांतिकारी से करवाई। ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये होगा आंसर। देखते जीवन भर पर्दे में रहकर भी उन्होंने अपनी बेटी की भलाई के लिए पुरुषों से मिलने की हिम्मत की। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही आपको लिखना है। लिखा कि नानी भले अनपढ़, पुराने ढंग और हमेशा पर्दे में रहने वाली महिला थी, परंतु अपनी देखते निजी जिंदगी में वह आज़ाद विचारों वाली महिला थी। ठीक है, ये बस। ठीक है, उसके बाद इसमें 2 क्वेश्चन और है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। ये लेखिका की माँ की विशेषता लिखी कि उनकी माँ की क्या क्या विशेषता थी। वह हमेशा खद्दर की साड़ी पहनती थी। वह अजीब गांधी जी के सिद्धांत का पालन करती थी। ठीक है, लेखिका की माँ कभी किसी की गोपनीय बातों को प्रकट नहीं करती थी। लेखिका की माँ ने आम भारतीय महिलाओं की तरह बदस्ते बच्चे संभालना, घर गृहस्थी, खान पान की जिम्मेदारी को नहीं उठाया। ठीक है, उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावित था कि ठोस कामों में न केवल उनकी राय ली जाती बल्कि उसका 100% पालन भी किया जाता। ठीक है, ये है। उसके बाद इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो देख लो। इसमें यहाँ पे दे सकते हैं, ये रहा, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस पर तो आप लिख ही सकते हो क्या है। ठीक है, बना के। उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट कौन सा है, ये रहा, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि, ठीक है, ये आप लिख दो कि लिखा है कि ये मतदान क्यों मांगे। ठीक है, ये है, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की क्यों मांगी थी। ये इसमें ये आंसर आप लिख दोगे। ठीक है, जैसे ये दादी थी, वह स्वतंत्र विचारों वाली और साहसी महिला थी। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। उस समय लड़की की चाह रखना और मैंने उससे उनके साहस और लीग से हटकर सोचना था। ठीक है, ये होगा। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। ठीक है, बाकी आप चाहते ये क्वेश्चन और करके चले जाना, ये दूसरे वाला। ठीक है, ये रहा, लिखा कि नानी की आज़ादी देशते आज़ादी का आंदोलन किस प्रकार की भागीदारी रही होगी ये। ठीक है, इसमें आंसर क्या लिखोगे, इसमें लिखा कि नानी को वैसे तो प्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन में किसी प्रकार की भागीदारी नहीं रही, पर उन्होंने स्वतंत्र की भावना को मन ही मन में पनपने दिया। उन्होंने कभी पति के अंग्रेजी शौक को स्वीकार नहीं किया। उनके पति अंग्रेजों के भक्त थे, फिर भी नानी ने कभी अंग्रेजों की जीवन शैली को अपनाया नहीं। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उनका सबसे बड़ा योगदान यह है कि इस विवाह में घटना में इस उदाहरण प्रस्तुत किया कि देश के क्रांतिकारियों को भी बड़ी प्रेरणा प्रदान की कि अन्य लोग भी इस कार्य में उनके साथ है। बस ये है, यह आखिरी योग का क्वेश्चन। ठीक है, इस चैप्टर से। अगला देखते हैं चैप्टर कौन सा, आखिरी। ठीक है, आखिरी चैप्टर है क्या, और ये आखिरी चैप्टर आपका रीढ़ की हड्डी। इससे इंपॉर्टेंट कौन सा है, अब ये देख लो। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा आ सकता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये अपने बेटे का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उम्र से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे थे उस उचित क्यों नहीं है ये। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे थे वह सरासर गलत है।
एक तो वह अपनी बड़ी लिखी लड़की को कम पढ़ना लिखना साबित कर रहे थे, ठीक है, साबित कर रहे थे कि वह कम पढ़ी लिखी है। उससे सुंदरता को बढ़ाने के लिए प्रसन्न सामग्री का उपयोग करने की कहते थे, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको लिख देना है, देख सकते ये रहा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार लड़की की पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना चाहिए, ठीक है, ये होगा। ठीक है, परंतु वे यह भूल रहे थे कि जिस प्रकार लड़की की अपेक्षा होती है, ठीक उसी प्रकार लड़की की पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, ये उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है देख सकते हैं। उसके बाद ये रीढ़ की हड्डी शीर्षक के समर्थक का स्पष्ट कीजिए, ये आपका आ सकता है। जैसे जिस प्रकार मानव में रीढ़ की हड्डी महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक उसी प्रकार वैवाहिक रिश्तों में लड़का लड़की रीढ़ की हड्डी के समान होती है। देखते उनके स्वस्थ से पारंपरिक देखते पारिवारिक शांति अपमानजनक और समृद्धि का कारण बनते हैं। देखते इस पाठ में जरिए यही बताने का प्रयास किया गया है कि देख सकते हैं दोनों में ही समानता होनी चाहिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं यही आपकी इंपॉर्टेंट थी इस चैप्टर से। उसके बाद इसमें एक दो क्वेश्चन और बता देते हैं जो आपके आखिरी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बस एक क्वेश्चन बताए थे जो आप करके जू चले जाना, ये रहा। एकांकी के आधार पर राम सरोवर गोपी प्रसाद की चारित्रिक विशेषता बताइए, विशेषता आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, राम स्वरूप की कई की आधुनिक और प्रगतिशील विचारधाराओं से संपन्न एक मजबूर पिता थे। वह एक तरफ तो स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, परंतु बेटी के विवाह के समय यही शिक्षा वे छुपाने का प्रयास करते थे। ठीक है, और राम गोपाल निहायती चालाक, बड़े बोले लालची और पढ़े लिखे होने के बावजूद स्त्री पुरुषों के सम्मान और अविश्वास रखने वाले दकियानुसी व्यक्ति के रूप में उभरे। ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आपकी यही सारे आपको करके चले जाने हैं। ठीक है, उसके बाद चाहे तो ये करना है अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए। ठीक है, व्यवहार की अपेक्षा कर रही थी तो हमने आपको बता दिया। ठीक है, यही आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, तो इन क्वेश्चनों को आप रट लो बेजुबानी। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, इन वीडियो को रट लो जुबानी। ठीक है, ताकि क्वेश्चन आए 2 मिनट में लिखा हो। ठीक है, बस इतनी ही थे आपके दोनों बुकों के हमने आंसर करवा दिए, उन्हें देख लो। और जो आपकी जो फर्स्ट पार्ट था वो वीडियो भी देख लेना, वो इंपॉर्टेंट आपका। ठीक है, उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो इन क्वेश्चनों को कर लो। आप कुछ रह गया वो कमेंट में बता दो, कोशिश करेंगे व्याकरण का ला दे। ठीक है, बाकी अपनी व्याकरण की तैयारी रखना। ठीक है, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। कोई डाउट हो कमेंट में जरूर लिखना।